3 किया, अभी 4 देखो तो कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ? चलो 4 देखो। कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग देखता है यहाँ पे? फुटबॉल देखता है कोई? ला लीगा देखता है? ओके, बहुत देर से होता ला लीगा कभी कभी। हाँ, मैन यूनाइटेड के फैन है और हम लोग पिछले 9 साल से बहुत दुखी हैं, तो आई एम शिफ्टिंग माई लॉयल्टी टू लिवरपूल नाउ। लोग बोलते हैं लिवरपूल का आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अगर आप मैन यूनाइटेड के फैन है तो, पर हम तो वैसे कोई बॉर्न फैन तो है नहीं, तो हमको लॉयल्टी शिफ्ट करने में देर नहीं लगेगा। अब कितना बार एक हारा हुआ, अब जैसे आरसीबी है, आरसीबी समझे? हेलो, समझ गए ना आरसीबी? अब कोई आदमी कितने दिन तक आरसीबी का फैन रह सकता है बताओ? तुम लोग एथलेटिको का फैन है? ओ यू सी ला लीगा, ओके देन तो यू नो फुटबॉल ना, तो मजा आएगा बात करके। हाँ, मैं बात करता हूँ थोड़ा सा फुटबॉल का। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। लेकिन कोई एथलेटिको का कैसे फैन हो सकता है जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना है? तो हाउ कैन यू बी, आई मीन डिफिकल्ट है। चलिए 4 पढ़िए और बताइएगा आंसर। हाँ, देखते हैं क्या बोलते हैं आप लोग। गुड, नहीं कर सकता ना, आप खाली इसका आंसर दो, 3 साल बाद 5 साल बाद बोलने का दरकार नहीं। नहीं कर सकता है इज द राइट आंसर, बस बाकी भाषण बाद में देंगे। लिखो। अब अगेन आंसर करोगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? वही वाला पैरा 23B लिखो। रिपीट पैरा 23B। ठीक है, अब उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो। कंपनी का नाम दिया है क्या? कंपनी का नाम नहीं दिया, लिखो द कंपनी अंडर कंसिडरेशन was classified as non-SMC in 21-22. Full stop. In 2022-23 2022-23 it became a SMC. Full stop. The company cannot avail, समझे कौन सा वाला पैरा पे क्वेश्चन आया? The company cannot avail exemptions immediately. Full stop. In order to avail exemption, it has to remain SMC for the next 2 years. Full stop. Para change. Therefore, this company
कैन नॉट अवेल द एग्जेम्पशंस, यही आपने बोला ना नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता वाला आंसर है। बट उसके पहले वो एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा एसएमसी के डेफिनेशन वाला, फिर ये वाला एक अलग पैराग्राफ हो गया। अब आप अपना फाइनल कंक्लूजन, देयरफॉर द कंपनी कैन नॉट अवेल एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशंस और relaxations available for SMCs in the year 2022-23। आपका आंसर कंप्लीट। अब थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं, ठीक है, आप इसमें रहिए 2 मिनट इसी क्वेश्चन में। 22-23 में वो एग्जाम्शन क्लेम नहीं करेगा, क्लियर है, वो एसएमसी था 22-23 में, पर वो क्लेम नहीं करेगा। मान लो 23-24 में भी वो एसएमसी था, नहीं कर पाएगा। थैंक यू, बस यही सिखाना था, नहीं कर पाएगा। गुड गुड गर्ल। 24-25 में वो कर पाएगा, थैंक यू। तो उसको पेशेंस अभी रखना होगा 2 साल, ओके। 3रा साल से जाके आप एग्जाम्शन क्लेम करिएगा। लेकिन एक एसएमसी अगर नॉन एसएमसी बनता है तो हाँ इमीडिएटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इस क्वेश्चन की राइटिंग में थोड़ा सा एरर है, हाँ थोड़ा सा। आप लोग लड़ाई कर लोगे, हालांकि क्वेश्चन का इंटेंट क्लियर है, लेकिन आप मेरे से झमेला कर लोगे, ठीक है। इसलिए जो नीचे में जो ईयर है ना, नीचे में जो ईयर है 3 नंबर लाइन में, उसको 22 करवा दो। समझे? क्वेश्चन नंबर 6 देखे, ये वाला जो लिखा है ना 31-3-21, इसको 31-3-22 कर दो। और पढ़ने के बाद ना आप समझना कि मैंने ऐसा क्यों करवाया। वैसे भी आप इसका आंसर में नॉर्मली लिखोगे, बट इसका करने का लॉजिक क्या आपको समझ में आएगा। आप पढ़िए आराम से क्वेश्चन को। आप समझे 2022 क्यों लिखवाए? हाँ, नहीं तो आप झमेला कर लेंगे। अच्छा पहले अपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लें, फिर अगर 21 रहता तो क्या प्रॉब्लम होता, क्यों हम ढंग से आंसर नहीं कर पाते, उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो 22 लिख दिए। अब हमको बताओ, ये कंपनी पिछला साल बन गया था नॉन एसएमसी, तो करंट ईयर से उसको नॉन एसएमसी वाले सारे प्रीवियस ईयर में बोरोइंग का क्राइटेरिया क्रॉस हुआ था कि टर्नओवर का? अच्छा, टर्नओवर का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हुआ था क्या? अच्छा, बोरोइंग का क्राइटेरिया लेकिन क्रॉस हो गया था। तो इसका मतलब करेंट ईयर में आप उसको नॉन एसएमसी ही बोलोगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर में वो टर्नओवर क्रॉस क्या नाम, बोरोइंग क्रॉस करवा दिया था, तो वो इस बार नॉन एसएमसी है। तो अगर वो नॉन एसएमसी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा देखो, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द एग्जेम्पशंस दैट आर अवेलेबल एज पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, ये सारे रूल ना 2021 में आए थे, बोल के इसका नाम है कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021। ये जो आज हम आपको जो भी कुछ पढ़ाया ना, दे वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2021। देयरफॉर दिस इज रिटन देयर कि दीज आर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। तो एनीवे, क्या आप इसको एग्जाम्शन दोगे किसी भी तरह का? आंसर इज नो। क्लियर है? लिखो कॉपी में इसका आंसर, पहले लिख लो रिपीट पैरा 23 बी। अब लिखो
the borrowing of the company in the preceding year, बोलो, the borrowing of the company in the preceding year was 51 crores. Full stop. Hence the company will be considered a non-SMC. उसके पहले आपने वहां पूरा वो 7 वाला लाइन लिख, 6 पैराग्राफ वाला लाइन लिख दिया है, उसके बेस पे आपका ये कंक्लूजन आया है, ठीक है। अब लिखो ए नॉन एसएमसी cannot claim any exemptions and therefore all the accounting standards are applicable. क्लोज। अब हमको बताओ, अगर ये 31(3)2021 लिखा रहता और आपका क्वेश्चन मान लो ऐसा ही आता, तो आप बताइए हमसे क्या झमेला करते? आप क्या झमेला करते हमको बताइए? नहीं दिया है, थैंक यू, गुड सर, इसका प्रीसीडिंग ईयर का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। अब नहीं, उसमें तो प्रीसीडिंग ईयर वर्ड है, जो 250 करोड़ का टर्नओवर, 50 करोड़ का बोरोइंग, उसमें तो प्रीसीडिंग ईयर वर्ड है। अब प्रीसीडिंग ईयर में साला मालूम ही नहीं है वो, तो उसका टर्नओवर क्या था, उसका बोरोइंग क्या था, तो कैसे कैसे आंसर करेंगे? अब रुकना, बात ये वाला बात क्लोज। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या पल्ला झाड़ करके बोलेंगे आंसर नहीं करेंगे? नहीं, आप ऐसे लिख करके आना, ये तो लिख दिए पूरा बात, अज्यूमिंग दैट द, ये वो तो नॉन एसएमसी बताना चाहता है ना जी, पुराना वाला बात तो कुछ लिखा नहीं है ना, तो यही लिख के आ जाना कि अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज ए नॉन एसएमसी। भाई वो यही बोल रहा है कि बोरोइंग क्रॉस कर गया है, और प्रीसीडिंग ईयर करेंट ईयर का मारपीट मत करो, डेटा नहीं है, हमसे गलती हो गया क्वेश्चन बनाने में, नहीं समझे? बट आप गलती का सजा वैसे मत दो कि हम आंसर ही नहीं करेंगे। आप ये अजम्पशन लिख करके कि भाई हम इसको नॉन एसएमसी मान रहे हैं, इसका एग्जेम्पशन छीन ले रहे हैं, मतलब हम इसको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। बट ऑनेस्टली ये टाइपो एरर है। क्लियर? आ जाओ वापस कॉपी में। अच्छा सुनिए ना, एक बात और बोलना था, जहां पे आप एग्जेम्पशंस लिख रहे थे ना, एग्जेम्पशंस, वहां एज 25 वाला बात भी लिख दो तो अच्छा नहीं रहेगा? अरे एज 17 में तो पूरा ही एग्जेम्पशन है, ये 5 में भी एग्जेम्पशन है, एज 25 का एक तो पिक्यूलियर सिचुएशन नहीं है क्या, कि वो तो ना एसएमसी और ना नॉन एसएमसी किसी को भी फॉलो नहीं, एग्जेम्पशन बोल के नहीं है, बट वो तो मैंडेटरी नहीं हुआ ना किसी के ऊपर, तो वो वाला भी एक तो पैराग्राफ चिपका देना ना हर एग्जेम्पशन के साथ, कि इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे इंस्टीट्यूट चिपकाता नहीं है, बट हम बोल रहे हैं उसको भी तो चिपकाया जा ही सकता है। नहीं, वो मतलब ऑप्शनल, मतलब कि आप चाहें तो फॉलो करें, क्या प्रॉब्लम है? माने प्रोहिबिटेड नहीं है, एज 25 इज प्रोहिबिटेड नहीं है, एज 25 हैज नॉट बीन मेड मैंडेटरी। आप चाहें तो फॉलो करिए ना जी। चलो अब कॉपी में नया पैराग्राफ बनाओ। कितना नंबर पैरा आएगा?
लिखो applicability of accounting standards on non-corporate entities. तो सर एक रिक्वेस्ट मेरा रहा आपसे, जब एग्जाम्शंस वाला बात लिखेंगे तो AS25 वाला पैराग्राफ भी आप एग्जाम में लिख दीजिएगा. हाँ, ऑल्दो इंस्टीट्यूट लिखता नहीं है बट आप लिख दीजिएगा. क्या लिखा? एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. कॉर्पोरेट एंटिटीज कितना क्लासिफिकेशन था? 2. क्या नाम था? SMC, नॉन SMC. हम लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का 4 क्लासिफिकेशन है. 4. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. रिपीट. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. लेवल 1 इक्वल टू नॉन SMC. अरे इजी तो है, बोलो हाँ. लेवल 1 इक्वल टू नॉन SMC. जो नॉन SMC का 6 कंडीशन है ना, वो लेवल 1 पे एप्लीकेबल है. लेवल 1 मतलब बड़ा इंडिविजुअल. हेलो, लेवल 1 मतलब बड़ा इंडिविजुअल, पैसा वाला इंडिविजुअल, या पैसा वाला पार्टनरशिप फर्म, या पैसा वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी. हेलो, तो लेवल 1 मतलब पैसा वाला. लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 को क्या बोला? लेवल 2, पहले सुन लो अच्छे से फिर हम लिखाएंगे. लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 को टर्नओवर और बोरोइंग में नीचे 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 लाया गया. हेलो, लेवल 1 मतलब समझ गए, बड़ा लो, क्लियर. लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को टर्नओवर बेसिस पे नीचे नीचे लाया गया और बोरोइंग बेसिस पे नीचे नीचे लाया गया. ठीक है, कॉपी में लिखो. ए, non-corporate entities are classified into पहले 4 नाम लिख लो. बोलो क्या क्या लिखोगे? लेवल 1 एंटिटीज. 1 ऐसे रोमन में लिखा हुआ. फिर लेवल 2 एंटिटीज, लेवल 3 एंटिटीज, लेवल 4 एंटिटीज. इजी. अब पैरा बी, इसको ए करके लिखे ना. थैंक यू. बी कौन है? लेवल 1 एंटिटी. मैंने क्या बोला? नॉन SMC. वो जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है नॉन SMC का, सेम टू सेम है. तो दोबारा हम लोग यहां क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने का. ओके, लिखो लेवल 1 एंटिटीज. बी करके लिख रहे हो आप, लिखो लेवल 1 एंटिटीज are same as non-SMC. मतलब कंपनी बनकर जब कोई नॉन SMC होता है तो वैसा ही इंडिविजुअल लेवल 1 होता है. यार प्लीज हाँ बोल दो. समझ गए ना? कंपनी बनकर अगर कोई
नॉन एसएमसी होता है तो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, कोऑपरेटिव वगैरह सब लेवल 1 कहलाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना लिखने का, झूठ मूठ का बेकार लिखना हो जाएगा ना यार। गुड, लिखो। सी, level 2 entities are the entities, सी नंबर लिख रहे हो ना, ये देखो, टर्नओवर, बोरोइंग, चार पार्ट बनेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 तो क्लियर है, 250 करोड़ से ज्यादा। इनका क्या होना चाहिए आप हमको गेस करके बताओ, एनी गेस। $50 से 250। सर थोड़ा बड़ा गैप नहीं हो गया? हम लोग 200 से 250 सोच रहे थे, कोई 100 से 250 सोच रहा था। सीधा बहुत नीचे नहीं उतर गए। हम क्या करें, इंस्टीट्यूट ने बनाया है। लिखो whose, नीचे लिखो क्या लिखा है, लेवल 2 एंटिटीज आर दी एंटिटीज, नीचे लिखो रोमन 1 whose turnover exceeds 50 crores, exceeds 50 crores but does not exceed 250 crores. बोरोइंग का गेस करिए। उस बच्चे ने 10 बोला है, वो राइट है, पर हम जानना चाहेंगे why the girl said 5 and why that boy said 10। वो लॉजिक से बोला कि गेस किया? क्या लॉजिक था? आप राइट हैं, थैंक यू। सुने कि नहीं क्या बोला? बोला सर 250 को अगर 50 किया है तो फिर 50 को भी तो 10 करना चाहिए। लॉजिक है कि नहीं उसकी बात में? इंस्टीट्यूट ने यही लॉजिक लगाया है। लिखो। अरे दुखी मत हो कि सर हम क्यों नहीं लगा पाए, वो क्यों लगाया, वो साला सीनियर टाइप का दिख रहा नहीं, दिख रहा है एज में। लिखो whose borrowing exceeds 10 crores but does not exceed 50 crores। अब लिखो लेवल 3 एंटिटीज। क्या लिखा? मनीष तुमको दिखा दिया था ना क्वेश्चन बेटा, कि नहीं हुआ? अब तो छूट ही गया बेटा, तुम लिख ले एक बार आंसर, बुक बाद में मिल जाएगा। क्या लिखा? लेवल, लिखो आर दोज एंटिटीज, पैरा डी लिख रहे हो ना? गुड। हुज, नीचे नीचे रोमन 1 में लिखना, आर दोज एंटिटीज, रोमन 1 हुज टर्नओवर, कोई गेस? 10 to 50, राइट है। हुज टर्नओवर एक्सीड्स। अब 10 to 50 का गेस क्यों बना? 1/5 करके नीचे जा रहा है सीधे सीधे। 250 से 50 बनाना, 50 से सीधा 10। लिखो हुज टर्नओवर एक्सीड्स, क्या लिखा? 10 crores but does not exceed 50 crores।
तो बोरोइंग में क्या बनाओगे? टू लिखो। हुज बोर, तो एक तो मेमोरी में इजी हो गया ना याद रखना, भाई 1/5 करना है बस, खत्म काम। कहीं पे भी एक तो लॉजिक सेट हो जाता है ना, तो याद रखना इजी होता है। क्या लिखा? हुज बोरोइंग exceeds 2 crores but does not exceed 10 crores. जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। बताइए। यही वाला, पहले यही वाला। टू टू 10 किस लिए? तो लेवल 5 भी बनाएंगे क्या लेस देन 2 वाला? नहीं नहीं रुकिए, हमको बात करने दीजिए। वाई डिड यू से 2 to 10? थोड़ा ज्यादा स्मार्ट नहीं हो गए अभी आप लोग? नहीं नहीं रुकिए, हमको डांटने दीजिए। ये हुआ ओवर स्मार्ट, फंस गए साला अपने ही गेम में। कैसे फंसे बताइए? बच्चों ने बोला 2 to 10, जिसने भी बोला 2 to 10 फंसा कि नहीं हमको बताओ। अगर 2 to 10 है तो कोई फिर लेस देन 2 वाला भी होगा, इसका मतलब फिर एक लेवल 5 भी होगा। बोलो ना हाँ, फंसे कि नहीं फंसे? तो इतना क्या ओवर स्मार्ट प्ले करना। बैलेंस या रिमेनिंग, जो बच गए वो लोग, आप लेस देन इक्वल टू 10 बोल सकते हो। क्योंकि एक्सीड कराना पड़ेगा ना यहां पे। ये बनाओ, ग्रेटर देन 50, 10 से 50, 2 से 10, लेस देन इक्वल टू 2। ये बना रहे हो क्या आप लोग डायग्राम? नहीं चाहिए आपको करना है। यू वॉन्ट यू कैन, इफ यू डोंट वांट इट इज नॉट नीडेड, बट इफ यू नीड आई एम रेडी की ढंग से बना दे इसको। आपने लिख लिया है? ओके, तो फिर कर लो, जिसको भी सबको लिख लो। लेस देन इक्वल टू 10, जगह नहीं, कैसा तो कचरा हो गया। कैसे लिखे अब यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू 10। नहीं अभी लिखना है मेरे को, बहुत काम है। ओके ठीक है ना, जब पिक्चर उक्चर बनाया हुआ रहता तो याद रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया तो वही वाला मेमोरी है, 1/5 करते जाओ। और लेवल 4 माइक्रो, देखो हम लोग इसको बोलते हैं बिग, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो। बातचीत में लिखना नहीं। बिग हम बोलेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ही। आप भाषण मत दीजिएगा बिग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, नहीं समझे? बट प्रिडोमिनेंटली अगर 4 नाम देना हो तो दे आर बिग एंटिटीज, दे आर मीडियम साइज्ड, दे आर स्मॉल साइज्ड, दे आर माइक्रो साइज्ड। कैसे भी नाम करके याद रखो, याद रखना पड़ेगा। अब नीचे कॉपी में लिखो ABCD हो गया ना तुम्हारा। अब लिखो ई में लिखो लेवल 4 एंटिटीज, लेवल 4 एंटिटीज include all other entities. Include all other entities. फुल स्टॉप करो। अब नीचे बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनने मिलेगा, ठीक है? मेमोरी में स्लो घुसेगा, हड़बड़ी मत करना। वहां पे मेमोरी में घुसाना बहुत इजी था, खाली एक एग्जेम्पशन था। कौन सा वाला?
A70 और 5 तो डिस्क्लोजर रिलेटेड एग्जाम्शन था, 15, 19, 20, 28, 29। तो याद करना बहुत इजी था। बोलो हाँ। यहां पे हम इतना सारा बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। देखे हो कि नहीं बोला पिक्चर? नहीं देखे? ओके, लिखो लिखो। कितना नंबर पैरा? 24। 24 का सब पैरा बताओ। ई में लिखो। ई हो गया। अब लिखो एफ। ये चलेगा थोड़ी देर तक, हाँ, और आप इंटरेस्ट लेके सुनिएगा। ऑल्दो इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेंदी, बोरिंग, बट स्टिल आप थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। आप अभी तक इंटरेस्ट लिए हैं तो हो जाएगा आधा घंटा में। लिखो AS25 डैश करके लिखो डैश, द सिचुएशन इज सेम, द सिचुएशन इज सेम एज डिस्कस्ड बिफोर। मतलब बताओ। एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आज तक इसको एप्लीकेबल करवा ही नहीं पाया। तो ये अजीब सा पिक्यूलर सिचुएशन में जा रहा है। अब नीचे लिखो जी। AS20 जाके नाम देखिए, जाइए नाम देखिए। अर्निंग पर शेयर। थोड़ा देर दिमाग दौड़ाइए अपना मन मन में। सोचिए थोड़ी देर, हाफ ए मिनट के बाद कुछ बोलिए। डोंट से एनीथिंग बिफोर 30 सेकेंड्स। जो भी मन में आता है। अर्निंग पर शेयर है EPS का नाम, AS20 का नाम। शेयर का मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी। कंपनी का मतलब ऊपर 23 नंबर पैरा। समझ में आया क्या कहानी बनी? अब बोलिए क्या कंक्लूजन निकला? मैं ही हेल्प कर दिया। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी AS20 कैसे अप्लाई करेगा? अर्निंग पर शेयर है, शेयर कैपिटल कहां से लाएगा? शेयर कैपिटल तो कंपनीज का होता है जी, ये तो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म से मेरे बहन लोग। नहीं समझे अभी भी? तो हो ही नहीं पाएगा एप्लीकेबल। मतलब मैं कैसे निकालू EPS? एक ही आदमी हूं। आप समझ रहे हो ना? अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। एक बार बोर्ड पे देखो। हाँ, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मान लीजिए से। अब उसके पास टोटल इशूड शेयर है 1 करोड़। 1 करोड़ इशूड नंबर ऑफ शेयर, तो समझते हो ना, शेयर कैपिटल। और टोटल अर्निंग है मान लीजिए 50 करोड़। तो क्या बोलेगा? अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ₹50 ईच। 50 करोड़ बाई 1 करोड़। या बोल लो उसका अर्निंग है मान लो 40 करोड़ और नंबर ऑफ शेयर है 5 करोड़। तो अर्निंग पर शेयर इज ₹8। तो बट इसके लिए तो नंबर ऑफ शेयर होना जरूरी है ना बेटा। इनके तो इंडिविजुअल के पार्टनरशिप फर्म्स में कहां से लाएंगे शेयर? तो वो अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। लिखो क्या लिखा? AS20 डैश करके लिखो EPS। क्या लिखा? कैन नॉट बी एप्लीकेबल practically, cannot be applicable practically, as there are no, as there is करो, as there is no share capital, as there is no share capital। माने कि नहीं माने आप लोग ये वाला बात? प्लीज बोलो। एक्सेप्टेड? अब नीचे लिखो H।
21, 23, 27 जाके देखिए, 21 देखिए ना खाली, AS 21 जाके पीछे देखिए, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन का फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट होता है, तुम गेस करोगे कि मैं बोलूं? होल्डिंग और सब्सिडियरी का। थैंक यू, आप लोगों को मालूम है ये बात? गुड, गेस ही किया होगा, बट हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर 5 मंथ के बाद पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर होता है। अब होल्डिंग और सब्सिडरी कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है? कौन होल्डिंग है, कौन सब्सिडरी है? लॉ की क्लास में। ये लॉ का चैप्टर है, और लॉ कंपनी लॉ। होल्डिंग कंपनी होता है, सब्सिडरी कंपनी होता है। तो कंसोलिडेशन करने वाले लोग भी कंपनीज होते हैं। और 21, 23, 27 तीनों कंसोलिडेशन का एस है। एस 21 इज कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडियरी, एस 23 इज कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट, देखो वहां पे, देखो थोड़ी देर, एंड एस 27 इज कंसोलिडेशन ऑफ ए जॉइंट वेंचर। वहां 3 तो खाली नाम देखो है क्या, सब्सिडरी नहीं होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम लिखा होगा। देखो 21 के सामने तुमने क्या नाम लिखा है बेटा? वो है होल्डिंग और सब्सिडरी का मिला के, अभी लिखना मत, बस मिला के। 23 का नाम देखो, वहां एसोसिएट नाम होगा, है ना, उसमें बोलते हैं हम लोग होल्डिंग और एसोसिएट का मिला के। उसके बाद देखो 27 में जेवी नाम होगा, जेवी जॉइंट वेंचर, तो होल्डिंग और जॉइंट वेंचर का मिला के। तो अगर कोई कंपनी के पास, जैसे एक लाइन बोल रहा हूं, 2-3 सब्सिडरी है, 2-3 एसोसिएट है और 2-3 जेवी है, तो उसको सबका मिला के एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इसको मिलाने के लिए वो 21 फॉलो करता है, इसको मिलाने के लिए एस 23, इसको मिलाने के लिए एस 27। सब अलग अलग रूल है, सब तुम्हारे सिलेबस में 5 मंथ्स के बाद पढ़ेंगे, 4.5 मंथ्स के बाद। सो डोंट बी वरीड। लिखो कॉपी में, क्या लिखा? एस 21 कॉमा, लिखो लिखो, कितना नंबर पैरा होगा? H। लिखो एस 21 कॉमा 23 कॉमा 27 cannot be applied, cannot be applicable, लिखो cannot be applicable practically as, cannot be applicable practically as they are related to, as they are related to holding company, subsidiary company, associates and joint ventures. तो बिफोर वी स्टार्ट द गेम, कितने एस चले गए? गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक। हेलो, किसी को कोई एग्जाम्शन हम पढ़ाए ही नहीं अभी तक, बोलिए हाँ या ना? कुछ बोले हैं क्या किसके ऊपर कौन एप्लीकेबल होगा? अभी तक तो कुछ बोले ही नहीं है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लिखाया, फिर क्या बोला आपको? एस 25 का वही गंदा वाला सिचुएशन है। एस 20 ईपीएस है, शेयर कैपिटल नहीं है तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। 23, 27, 21, 23, 27, 21 भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो कितना बाहर निकल गया? 25 को अगर ले लूं, 25 को भी ले लेता हूं, तो 25 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, 23 चला गया, 27 चला गया। मतलब सुदर्शन अग्रवाल के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी टर्नओवर हो, हेलो, कितना भी टर्नओवर हो, ये 5 तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकता। ये पिक्यूलियर सिचुएशन की वजह से
और इसमें तो साला कंपनी होना जरूरी है। तो 5 माइनस करके ही उनका गेम चालू होता है। मतलब सुदर्शन अग्रवाल स्टार्ट्स विथ 27 माइनस 5, नहीं समझे? एंड कंपनी स्टार्ट्स विथ 27 माइनस 1। क्यों समझे? 27 माइनस 1 क्यों बोला? थैंक यू। अब लिखो, अब स्टार्ट हो रहा है पढ़ाई। आई नंबर पैरा, आई नंबर पैरा, नो एग्जेम्पशन, क्या लिखा? नो एग्जेम्पशंस। नो अदर एग्जेम्पशंस लिखोगे तो अच्छा रहेगा ना। नो अदर एग्जेम्पशंस माने ऊपर का 5 तो वैलिड ही है। अरे ये वाला 5 तो वैलिड ही है। नो अदर एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल टू लेवल 1 एंटिटीज। Full stop. Full stop. This means all other accounting standards क्या लिखा? This means all other accounting standards are applicable on level 1 entities. इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, बड़ा मेहनत लगेगा। ये कितना नंबर हुआ? आई। अब लिखो जे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेवल 2। लिखो AS3 एंड सोचिए अगला कौन सा एस लिखाने वाला हूं। AS17, AS3 and AS17 are not applicable on level 2 entities. याद रहेगा? कौन सा 3 नंबर 17 नंबर। अच्छा वो 5 तो ऐसे करके याद रखना पड़ेगा कि भाई प्रैक्टिकली नहीं है। उसके बाद लेवल 1 पे सब एप्लीकेबल हो गया। लेवल 2 को हम लोग बोला 3 नंबर 17 नंबर माफ। डोंट फॉलो AS3, डोंट फॉलो AS17, तुम्हारा माफ है। डन। फर्दर अब कौन सा एग्जाम्पशन देने वाले हैं, गेस करो। हाँ वो डिस्क्लोजर वाला, छोटा छोटा वाला। लिखो फर्दर सम स्मॉल डिस्क्लोजर रिलेटेड एग्जाम्पशंस, सम disclosure related exemptions in AS, आप मत बोलिएगा प्लीज, बहुत बड़ा है। AS 10, 15 आएगा। 10, 11, 13, 15, 19, 20 इसलिए नहीं बोल रहा हूं 20 पूरा ही एग्जेम्प्ट है। 20 पूरा ही एग्जेम्प्ट है ना बेटा, तो 20 बोलने का क्या मतलब है? 22, 26, 28, 29। सर इम्पॉसिबल है याद रखना, बोलो हाँ। इम्पॉसिबल है ना? ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट फिर भी धीरे धीरे देखना हो जाएगा। एक बार आप हमको बताओ क्या क्या लिखे नंबर में। वो 5 तो यहां लिखा हुआ देख लो, हेलो, वो 5 यहां लिखा हुआ है। उसके बाद 317 आ गया। 317 किसको माफ मिला?
लेवल 2 को। और छोटा छोटा एग्जाम्शन किसमें है देखो, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 28, 29। अब लिखो AS 3:17 AS नया पैरा, नया लेवल 3 के लिए लिखा रहे हैं, लेवल 3 के लिए AS 3:17, 18, क्या लिखा, 18 and 24। अब इसको कैसे याद रखें, 3:17 तो ऊपर वाले को एग्जेम्प्ट हो गया, तो हम तो और छोटे लोग हैं जी, अरे हम तो लेवल 3 में हैं यार, तो हमको तो 3:17 में तो माफी मिलना ही चाहिए, जब लेवल 2 को ही तुम माफ कर दिए थे। याद रखने का तरीका, तो हमको तो माफी मिलना ही चाहिए, हमको 2 और में माफी मिला, 18 and 24। डन, फुल स्टॉप। नहीं, क्या लिखा, एज 3, 17, 18 and 24 आर नॉट एप्लीकेबल on level 3 entities। और बोलो, वो वाला तो रहेगा ही, फर्दर जो, अरे जो उसको दिए थे यार डिस्क्लोजर में, वो वाला पैराग्राफ को कॉपी कर लो। क्या लिख रहे हो बोलना हमको, हाँ, फर्दर सम स्मॉल डिस्क्लोजर रिलेटेड एग्जेम्पशंस इन, उसको पूरा कॉपी कर लो, पूरा एज इट इज, एज इट इज। कहाँ क्या क्या लिख रहे हो बोलते जाना खाली, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 28, 29। क्लियर। अब लास्ट पैरा, लिखो AS3 17, 18, 24, मेक अ गेस। और एक AS एग्जेम्प्ट है, बाद का बे, पीछे का होता तो पहले लिखा देते, गेस करो तो कम से कम आगे तो किया करो। 28 लिखो, 28। कौन सा बोलो फिर से, 3, 17, 18, 24, 28 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन level 4 entities। फर्दर वाला पैरा को कॉपी कर लो। कॉपी करते वक्त 28 नहीं रहना चाहिए, कॉपी करते वक्त 28 नहीं रहना चाहिए। लॉजिक समझा दिया कि समझाऊं? जो एस पूरा ही एग्जेम्प्टेड है तो डिस्क्लोजर रिलेटेड एग्जेम्पशन फिर क्या? Now, without talking disclosure wala exemptions and without talking those 5 wala A's जो practically applicable नहीं होता, किसको किसको क्या क्या एग्जेम्पशन है बोलो? लेवल 1 को, लेवल 1 को नो एग्जेम्पशन, बड़ा लोग है भाई।
लेवल 2 को 317, लेवल 3 को 317, 1824, लेवल 4 को 317, 1824, 28। नहीं याद रहेगा? ये भी लिख दोगे ना आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये वाला लाइन नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। और वो 5 प्रैक्टिकली कैनॉट बी अप्लाइड करके एक सिचुएशन सा बना देना लिखने का अगर क्वेश्चन आया तो। अभी ओके? सो मेरा ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। कितना से कितना नंबर तक बना? ए से लेकर के एल तक। सो डिड यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी का पूरा कहानी? नाउ मैं अगर अपने बारे में बोलूं कि मेरा टर्नओवर 3 करोड़ है, 3 करोड़, और मेरा बोरोइंग नील है। मेरा टर्नओवर देख लो ना, फोटो तो बना के रखे हो। मेरा वो वाला फोटो, हेलो, कॉपी में है तो ये टेबल देख लो ना। ये मैं अपना सच बता रहा हूं, मेरा टर्नओवर 3 करोड़ है और मेरा बोरोइंग 0 है। हम कौन सी एंटिटी हैं? लेवल, ये मेरा फैक्ट बता रहे हैं। तो हम लेवल 4 एंटिटी हुए ना। क्या एग्जेम्पशन है? वो 5 तो ऐसे ही एग्जेम्पशन है, समझ गए? वो 5 है और 5 है। 3 नहीं बनाना, 17 नहीं बनाना, 18 नहीं बनाना, 24 नहीं बनाना, और इंपेयरमेंट नहीं करना, माने 28 नहीं फॉलो करना। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये जो 3 है, 17 है, 18 है, 24 है, ये जो चारों तुम नाम सुन रहे हो ना, इन चारों में अकाउंटिंग एस्पेक्ट इज 0। ओनली डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट्स आर देयर। ये मीनिंग बताएंगे थोड़ी देर बाद, आप कोशिश करो तो गेस करने का। AS3 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बुक पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनता है ना, कि वो बुक्स के अंदर रहता है। जर्नल एंट्री करते हो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का? एक स्टेटमेंट बनाते हो ना एडिशनल, बोलो ना हाँ। जर्नल होता है क्या उसमें? 17 का नाम क्या था? सेगमेंट रिपोर्टिंग। आईटीसी अपने सेगमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, तो डिस्क्लोजर वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। AS18 का नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, नाम ही है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 24 का नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर। वहां डिस्क्लोजर वर्ड नहीं है, नाम है खाली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जानते हो मुन्ना, ये चारों डिस्क्लोजर रिलेटेड है, इसलिए एग्जेम्पशन है। अकाउंटिंग में इंस्टीट्यूट ने बोला हम किसी को कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे। एक बड़ा आदमी जैसे अकाउंटिंग करेगा, एक छोटा आदमी को भी अकाउंटिंग तो वैसे ही करना पड़ेगा। मेजरमेंट में भी कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे। नहीं समझे? मेजरमेंट मतलब समझे? अमाउंट निकालने में भी एग्जेम्पशन नहीं देंगे, बारिंग सम इधर उधर नहीं देंगे। डिस्क्लोजर का एग्जेम्पशन लेना हो तो ले लो। ये बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल था इंस्टीट्यूट का जब ये वाला चीज उन्होंने बनाया। बस 28 में इसलिए दे दिया कि थोड़ा डिफिकल्ट है। 28 अकाउंटिंग का है, इसमें हम लोग जर्नल एंट्री करना सिखाते हैं, आपको हम लोग पढ़ाएंगे। ये सिर्फ इसलिए एग्जेम्पशन दिया कि थोड़ा डिफिकल्ट है। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स पलटे ना, आपके पास तो कॉपी में लिखा हुआ है और मिला नहीं, लिखिए इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। आप लोगों को तो मिल गया था नाम 28 का, मेरा बुक में तो लिखा होगा नाम, वही तो नहीं लिखा हुआ नाम।
पक्का ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखें जरा हम AS28 खोजो तो कहाँ है? AS28 AS28 है कहाँ पे भी हमको? सेकेंड पेज 7 नंबर। ये तो रहा बिटिया, नाम देखो, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। हाँ 3 का ठीक है ना, 3 चैप्टर में है बोल के नहीं है, और 14 भी नहीं होगा, अमलगमेशन भी, क्योंकि वो दोनों चैप्टर में है ना। समझ में आया क्या पूरा? पक्का सम बना दोगे लगता है? चलो देखो पहला सम देखो, टाइम है तो अभी। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 9। बहुत बोरिंग क्लास था कि ठीक था? ठीक था ना, बस हो गया और क्या, कल फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। हम टीचर लोगों को बस यही वाला चैप्टर पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, इसके बाद इट्स आवर फोर्टे, इसके बाद सब कुछ सॉलिड वाला चीज सब है, हल्का चीज और कुछ भी नहीं है। बोलो। ओमेगा एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म। हाँ क्या लिख रहा है? गरीब जैसा एकदम ही। हाँ मेरा जैसा है और क्या। तो 3 और 1.25 एक ही है, बिलो। गलती हो गया मेरी माँ, बिग गलती हो गया। मुझे ये लगा कि आप बच्चे हैं, आपका थोड़ा सा थिंकिंग अलग होगा, बट आप एक लड़की भी तो है ना, तो मेरे को घर में जिस तरह का फीलिंग होता है वैसा ही हुआ अभी, कि तुम जो भी बोलोगे वो गलत है। बोलिए। टर्नओवर 1.25 करोड़ माने कौन से लेवल में आएगा रे? लेवल 4 में ना। और बोरोइंग देखो, तो ये भी तो लेवल 4 में ही आएगा ना। बोरोइंग का तो 2 करोड़ का लिमिट हुआ ना, लेवल 3 तक में 2 करोड़ है ना, ठीक बोल रहा हूं ना? 50, 10, 2 और 2 से नीचे 4 ही तो लेवल हुआ। एक 50 है, एक 10 to 50 है, वो फोटो बनाया था ना। हाँ ठीक ही तो है। तो यहां पे आया ना कंपनी, ओमेगा एंड कंपनी जो पार्टनरशिप है ना, वो लेवल 4 है। क्या बोलना चाहता है वो? इट वॉन्ट्स टू अवेल एग्जेम्पशंस अवेलेबल इन एप्लीकेशन। हाँ तो कर सकता है, तो सारा ही एग्जेम्पशन लेगा ये तो। वो 5 इम्प्रैक्टिकल वाला और 5 बड़ा बड़ा वाला, और फिर डिस्क्लोजर में लेगा। लिख पाएंगे अच्छे से? गुड। और क्या बोल रहा है बताओ? एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ ओमेगा एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द डायरेक्टिव इशूड बाई ICAI। तो लिखो, कैसे लिखोगे आंसर? लिखो लिखो लिखो। रेडी? मैं लिखाऊं ना? लिखो, ए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी a non-corporate entity is considered to be। इसका राइटिंग किस तरह से हम लोग सजाएंगे, क्योंकि 4 क्लासिफिकेशन था यहां पर, वहां पे 2 था, तो हमेशा हमको SMC का डेफिनेशन देना पड़ता था। यहां 4 है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से कैसे आंसर अरेंज करेंगे देखिएगा। क्या लिखा बोलो? ए non-corporate entity is considered to be
A level 4 entity if, नीचे लिखो रोमन 1, if के बाद नीचे, हाँ नीचे, इट्स टर्नओवर, बोलो क्या लिखना है, इज लेस देन इक्वल टू 10 crores. गुड. रोमन 2 में लिखो इट्स बोरोइंग, बोलो क्या लिखोगे, इज लेस देन इक्वल टू 2 crores. इसमें पूरा वो 6 बात लिखने का जरूरत नहीं है. नीचे लिखो MS ओमेगा एंड कंपनी, हाँ नेक्स्ट पैरा, ये अपनी कंपनी का क्या सिचुएशन है देखना है. MS ओमेगा एंड कंपनी which is a partnership firm has a turnover of, आपको बोलना है 1.25 crores and a borrowing of 0.95 crores in the previous year. Therefore, full stop करके लिखना है बेटा. Therefore, it is a concluding remarks. Therefore, it is a, बोलो, level 4 entity, सबसे कमजोर एंटिटी है. सारे अवेलेबल एग्जम्पशंस मिलेंगे, है कि नहीं. ये हम हैं, फिनांस वाइज ये हम हैं. लिखो, पैरा चेंज करके लिखो. इट विल बी exempted, it will be exempted from the application of, from the application of 10 ठो एस का नंबर बताइए. ऐसे करके बोलोगे कि ऑर्डर में सजाओगे, जैसे लिख दिए थे वैसे लिख दोगे या पूरा ऑर्डर में अरेंज करोगे. कर पाओगे ऑर्डर में अरेंज? 5 5 ना, हेलो वो 5 ये 5 लिखो. क्या लिखा, exempted from the application of AS25. इसको मैं 2 पार्ट में लिखाता हूं तो अच्छा रहेगा आपके लिए. कॉमा AS21, AS23, AS27 and 20 for practical purposes. समझ गए? तो हम लोग को याद रहेगा, एग्जाम में हम लोग लिख पाएंगे. फर्दर अब वो 5 ठो लिख दो. AS3, 17, 18, 24 and 28 are also exempted. Are also exempted. Full stop. Some disclosure related exemptions क्या लिखा? Some disclosure related exemptions are also available in
AS 10, 11, 13, 15, 19, 22, 26 and 29. ऐसे लिखना है, ये 5 मार्क्स देगा. लिख पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसलिए करवा रहे हैं कि मेरे को आंसर नहीं करना, सेम क्वेश्चन है. पढ़ो और पढ़ के देखो. क्वेश्चन नंबर 5. नहीं देखो ना, एक बार पढ़ो ना. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ना. हाँ, वो एक्सक्लूडिंग अदर इनकम ही होता है. टर्नओवर में अदर इनकम नहीं लिया जाता है. सेम है ना? तो जो ऊपर का आंसर है वो कॉपी करना है ना, क्योंकि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आर सेम. लेवल 4 में ही तो आएगा ना. टर्नओवर 5 करोड़ है तो 10 से तो नीचे ही हुआ ना. बोरोइंग 1.5 करोड़ है तो 2 से नीचे ही हुआ ना. तो लेवल 4 ही हुआ ना. तो ऊपर वाला आंसर कॉपी ही तो होगा. ठीक है? तो वहां अपने कॉपी में या बुक में कहीं भी लिख दो, सेम एज क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन 1. सो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है हम लोगों का. 2-3 मेरा छोटा छोटा पैराग्राफ बाकी है. मेरे को पास 5-7 मिनट है, हमको एक पैरा लिखा लेने दो. ठीक है? चलो. कॉपी निकालो, लिखो ऑब्जेक्टिव्स of preparing accounting standards. क्या लिखा? 3 लाइन लिखाएंगे, एक सेंटेंस भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने लायक नहीं है. ठीक है? ऑब्जेक्टिव तो समझते हो, कोई चीज क्यों लाया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे, ऑब्जेक्टिव समझते हो ना. तो लिखो ए, सीधा ए. टू ब्रिंग कॉम्पेरेबिलिटी इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स by reducing multiple options. क्या लिखा? by reducing. स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर 11-12 में पढ़ते थे. स्टोर्स लेजर सुने हो? स्टोर्स लेजर कभी बनाए हो? फीफो, लीफो, ये सब बनाए हो? क्या क्या नाम जानते हो बताओ तो? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बेस स्टॉक. बेस स्टॉक नहीं बनाए हो? 4 ही बनाए हो? ओके. हाँ, फाउंडेशन में कोई बात नहीं. अभी खाली 2 ही बचा है. खाली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बचा है और वेटेड एवरेज बचा है. सर क्यों ऐसा हुआ? इंस्टीट्यूट एस बनाते वक्त ऑप्शंस खत्म कर देता है. इंस्टीट्यूट एस बनाते वक्त ऑप्शंस खत्म कर देता है. सर क्यों करता है खत्म? जितना ज्यादा ऑप्शन होगा उतना कंफ्यूजन होगा. बोलो हाँ या ना. आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन रहेंगे ना, आप हमेशा परेशान रहोगे. ये करें, वो करें, वो करें, वो करें. 1, 2, 3 ऑप्शन रहे वही ठीक है. अब तुरंत आप ऑब्जेक्शन करोगे, सर फिर एक ही ऑप्शन रखिए ना, 2 भी क्यों रखते हैं?
दो भी क्यों रखते, एक कर दीजिए, काम ही खत्म करिए, सबको एक ही फॉलो करना पड़ेगा। उसमें हम लोग थोड़ा रिजिड साउंड करेंगे, लगेगा कि ऑटोक्रेटिक रूल हो गया है। नहीं लगता है हम जो बोल रहे हैं वही मानो, यस और नो। तो इंस्टीट्यूट ने पूरा कोशिश किया बेटा, क्योंकि हमको मालूम है पूरा शुरू से लेके स्टोरी। दे हैड ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट दे देमसेल्व्स सेड कि वी कांट ब्रिंग इट टू वन, ऑल्दो वी वांटेड टू ब्रिंग इट टू वन, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग इट टू वन। ठीक है, तो ये मैंने लिखा बाय रिड्यूसिंग मल्टीपल ऑप्शंस। और जितना ऑप्शन कम रहेगा कंपेरेबिलिटी उतना एनहांस्ड होगा, यस और नो। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखो बी में, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है सर, ट्रांसफर यूनिफॉर्मिटी तो समझ में आता है सर, सारे लोग सिमिलर रूल फॉलो करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी क्या है? इतना सारा डिस्क्लोजर मांगेंगे ना 70 पेज का, ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। छुपाने देंगे ही नहीं ना, और छुपाओगे नहीं तो दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तो ट्रांसपेरेंसी आ ही जाएगा ना। सी में लिखो, टू हेल्प इन ब्रिंगिंग, रिपीट, टू हेल्प इन ब्रिंगिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। छोटा सा खाली बैकग्राउंड सुनाते हैं, छोटा सा स्टोरी 2 मिनट का। When I was in CA final 1995, हम लोगों के 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, 13 1995 का बात बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी became the finance minister in 1991. नरसिम्हा राव वॉज दी प्राइम मिनिस्टर। आपने नाम सुना है कि मालूम नहीं? पीवी नरसिम्हा राव, मैंने बोला क्लास में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर आज तक का। मोदी से मोहब्बत है वो बात अलग है, बट पीवी नरसिम्हा राव से बड़ा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ, नॉट इवन जवाहरलाल नेहरू, नोबडी। ये जो आप इंडिया की सिचुएशन आज देख रहे हो ना, ये जो इंडिया ग्रोथ के पाथ पे है ना, ये इस आदमी की वजह से, पीवी नरसिम्हा राव की वजह से। दिस मैन वॉज पायोनियर ऑफ ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी। हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी आज के दिन ग्लोबल इकोनॉमी से कंपीट करती है। हमको याद है, हम तो बहुत पहले की पैदाइश है ना, 1972। हमको याद है इस पीरियड के पहले हिंदुस्तान में खाली 2 गाड़ी दिखती थी, एक अम्बासेडर और एक प्रीमियर पद्मिनी। तीसरा गाड़ी नहीं होता था। फिर 85 में मारुति आया, तब मारुति 800 बनता था। रवि शास्त्री एक गाड़ी जीता था, ऑडी, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल के, बेंसन हेजेस कप था वो गाड़ी इंडिया में आएगा। ऑडी तो आप घर घर में है, ऑडी, ऑडी रास्ता में बहुत ऑडी दिखता है ना गाड़ी, 4 गोला दिखता है ना ऑडी। अभी रवि शास्त्री का वो गाड़ी इंडिया में आएगा, इसका एक बड़ा चर्चा था कि ऑडी आ रहा, ऑडी आ रहा, ऑडी। हिंदुस्तान कंट्री है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसमें एक ऑडी गाड़ी आएगा, उसमें टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे, टैक्स एग्जेम्पशन करेंगे, कैसा दिखेगा वो गाड़ी, इतना बड़ा चर्चा था कि मत पूछो। हम लोग इतने पीछे थे कि मत पूछो।
हम लोगों के लिए बोला जाता था कि दीज पीपल आर, वो क्या बोलते हैं, फ्रॉग इन अ वेल, कुआं का मेंढक है। इन लोगों के लिए कुआं ही दुनिया है। द इंटायर वेल इज द वर्ल्ड। यहां से बाहर ही नहीं जाना चाहते ये लोग। जो ग्लोबलाइजेशन चालू किया इस बंदे ने चालू किया, वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में था। माइनॉरिटी गवर्नमेंट समझते हो? 272 सीट इसके पास। आप थोड़ा बहुत जानते हो ना, मतलब 543 सीट्स है पार्लियामेंट में। एक पार्टी को जीतने में 272 चाहिए, सब मालूम है ना, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। ये बंदा कोएलिशन गवर्नमेंट चलाया। मनमोहन सिंह जी आरबीआई में गवर्नर थे, उनको लेके आया, फिनांस मिनिस्टर बनाया। उसके बाद आज का हालत सब जानते हैं, इंडिया में क्या पोजीशन है, किस रास्ते पे हम लोग, किस ग्रोथ पाथ पे हैं। मेरे को याद है इसके 2 साल पहले का बात, इसके 2 साल पहले का इंडिया का हालत वही था जो आज पाकिस्तान का है। हम लोगों के पास इतना डॉलर रिजर्व नहीं था कि हम लोग 7 डेज के इंपोर्ट बिल का पेमेंट कर सकें। इंग्लिश समझे या नहीं समझे, फिर से बताएं। हम लोग के पास इतना डॉलर का पैसा नहीं था कि हम लोग 7 दिन इंपोर्ट का पेमेंट कर सकेंगे। ऐसा हालत था हम लोग का। आज के दिन का फॉरेक्स रिजर्व देखो कितना है, देखो गूगल में, देखो जरा गूगल में, फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया। थक गए अभी हम लोग के पास इतना पैसा है, चाहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व अब नहीं आए, मतलब डॉलर नहीं आए। अब हम लोग को ऐसा मन करने लग गया है। देखो ना कितना डॉलर है। हाँ 6 अभी नहीं एग्जैक्टली, हाँ 620, हाँ तो 700 600 पकड़ लीजिए ना जी, 600 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर जो होता है ना बेटा, 1 बिलियन डॉलर 8,500 करोड़ रुपया होता है। मान जाओ, क्या बोला? 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़। हेलो, 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़। $1 माने 85 रुपीस, राउंड ऑफ में। तो 8500 करोड़ हो गया 1 बिलियन डॉलर। 600 बिलियन डॉलर मल्टीप्लाई करो, 600 इंटू 8500 करो ना, अच्छा लगेगा आपको, करो एक बार। 600 इंटू 8500, करोड़ मत लिखो, 7 जीरो मत लिखो, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 51 लाख करोड़ रुपया हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व है आज के दिन। सारा ग्लोबल कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए मरता है। बोलिए हाँ या ना? मे इट बी एप्पल, मे इट बी एलन मस्क, मे इट एलन मस्क कौन सा कंपनी? टेस्ला। आप लोग को तो सब मालूम होगा सब। दे ऑल वांट टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेसेस इन इंडिया। सबको खाली बस डिस्काउंट और सब्सिडी चाहिए, फ्री में माल मिल जाए सब कुछ। अब हम लोग और दुनिया को फ्री में कुछ देते नहीं है। इवन वी रिफ्यूज एलन मस्क। बोला गाड़ी बेचेंगे, ये सब्सिडी दे दो, वो सब्सिडी दे दो, नहीं देंगे हम लोग। हमारे टर्म्स में आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। ये सब चीज हुआ उसी आदमी की वजह से। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। हिंदुस्तान उसके कंट्रीब्यूशन को अच्छे से याद नहीं करता है। अभी उनको दिया ना इंडिया, क्या नाम, भारत रत्न दिया, अभी नहीं मालूम आपको? दिस ईयर दिस मैन गॉट भारत रत्न। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, आपको मालूम है? इस आदमी को भारत रत्न मिला अभी। इस बेचारे आदमी के ऊपर सिर्फ एक कलंक है, ये हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपया घूस लिया था। आपने अगर वो देखा होगा सीरियल, क्या नाम, स्कैम। नहीं, आप लोग तो देखते हैं सब चीज, हाँ, इसीलिए बोली स्कैम। कौन बोला स्कैम? अभी कौन बोला इधर स्कैम? तुमने बोला क्या? इधर से भी किसी बच्ची ने बोला। हाँ,
हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए क्या होता है? अभी मिनिस्टर लोगों को 50-50 करोड़ रुपए रहता है। 1 करोड़ रुपया घूस लिया और वो हर्षद मेहता खुद आके बोल दिया कि हम दिए हैं। उसके बाद हर्षद मेहता का पूरा जिंदगी जेल में गुजरा। वो शायद जेल में ही मर गया, वो बंदा जेल में मर गया ना वो। हाँ, उसको मरना ही था, वो करप्ट आदमी था। ही वॉज अ नॉन एंटिटी। मुझे मालूम नहीं स्कैम 92 में उसको कैसा दिखाया गया है, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट सीरीज, क्योंकि मेरे को कभी मोटिवेशन ही नहीं आया। मेरे को एक करप्ट आदमी का सीरीज क्या देखने का, ढंग का आदमी का देखते ना यार। मेरे सारे दोस्त लोगों ने बोला देखिए ना सर, आप तो सब जानते हो, आप तो उस टाइम के पैदाइश हो। हेलो, तो आपको तो सब मालूम है सब कैसे कैसे हुआ होगा, वो सब भी दिखाया होगा। सेंट्रल बैंक का चेयरमैन सुसाइड कर लिया था। सेंट्रल बैंक आरबीआई नहीं, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता था, सीबीआई, मतलब एक छोटा सा बैंक होता था। दो तीन लोग सुसाइड कर लिए थे। दिखाया उसमें सेंट्रल बैंक का? नहीं दिखाया। बट एनीवे, 1 करोड़ रुपए का घूस लिया बेटा वो आदमी। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। हर्षद मेहता को बचाने का, बचा नहीं पाया, बट उसके चक्कर में उस पर कलंक लग गया और उस चक्कर में कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस का लीडर था वो, ही वॉज अ लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। उस चक्कर में कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, उस आदमी को दिल्ली में, जब मरा वो आदमी, उसको दिल्ली में जलाने का जगह नहीं मिला। गांधी फैमिली डिड नॉट गिव स्पेस टू दिस बिग मैन कि उसको राजघाट वगैरह का अंतिम संस्कार नहीं होता है क्या, उसको हैदराबाद में ला करके अंतिम संस्कार करना पड़ा। सो फार एज माई मेमोरी गोज, हमको जो याद है वो हम बता रहे हैं। हम इसमें हम चाहेंगे कि कल आप गूगल देख करके कंफर्म करके हमको बताइएगा। हमारे मन में जो गुस्सा है वो इसीलिए है। एक छोटा सा करप्शन 1 करोड़ रुपया का, उसके चलते इतना बड़ा विजनरी आदमी, इतना बड़ा विजनरी, नहीं तो आप लोग कहां होते अभी। मैं क्या बोलूं, 2% से ग्रो करते थे हम लोग, 2% से। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे हम लोग, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 2%, 3%। अभी 7-8% से ग्रो करते हैं तो कम लगता है। वो आदमी नहीं होता, खत्म थे हम लोग। कोई एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं होता। इतना सारा एजुकेशन, इंडिया के लोग बाहर जाके पढ़ने लग गए, कहां के सीईओ बन गए हम लोग। ये सब कुछ पिछला 30 साल का स्टोरी है। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड बाय दिस मैन, धोती वाला। सीरीज उसके ऊपर बनना चाहिए, हर्षद मेहता के ऊपर नहीं। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। क्या हुआ?